नमस्कार, स्वागत है आपका चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर। मैं हूं कविता राणा और आप देख रहे हैं बिहार का चुनावी दंगल। कहते हैं जिस तरह से दिल्ली की कुर्सी का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक उसी तरह बिहार की सत्ता का रास्ता कोसी और सीमांचल से होकर गुजरता है। जी हाँ, बिहार की चुनावी रेस में इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी खड़े हैं। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार बिहार चुनाव में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जी हाँ, बिहार में ओवैसी की दस्तक से बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस विषय पर हमने डॉक्टर मनीष जी से बात की। उन्होंने इस पे क्या कहा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए देखते हैं इस पर ये एक रिपोर्ट। मैं हिंदुस्तान के 15 करोड़ गैर मुसलमानों की एक बेबाक आवाज बनकर तुमसे कह रहा हूं कि हम तुम्हारे जैसे जोकरों से डरने वाले नहीं हैं। एक शख्स जो तीखे बोल और विवादित भाषणों से हमेशा सुर्खियों में छाया रहता है, एक ऐसा मुस्लिम नेता जो आज मुसलमानों की युवा पीढ़ी में लोकप्रिय होकर उभर रहा है। उनके समर्थक उन्हें नकीब ए इल्लत अर्थात समुदाय का नेता कहकर बुलाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी 1994 और 1999 में विधायक चुने गए और 2004 से ही हैदराबाद के सांसद हैं। इतना ही नहीं, 2014 में उन्हें 15वीं लोकसभा में अपने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हैदराबाद की पहचान रहे ओवैसी तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। इस बार MIM के 1 करोड़ से भी अधिक की आबादी वाले सीमांचल में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में MIM कैसा प्रदर्शन करेगी, इसके बारे में अभी से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिहार की राजनीति में MIM की दस्तक ने फिलहाल हड़कंप मचा रखा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 16-17% है। राज्य की 243 सीटों में से 60 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 18 से 74% है। 4 सीटों पर 10 से 17% मुस्लिम वोटर हैं। 2010 के चुनाव में सीमांचल में भाजपा 25 सीटों में से 13 पर विजयी रही थी। हालांकि उसकी जीत में JDU की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही थी, लेकिन ओवैसी के बिहार में दस्तक से लालू और नीतीश ही नहीं, भाजपा की नींद भी उड़ी हुई है। अब तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। हमने डॉक्टर मनीष जी से पूछा कि बिहार में ओवैसी की दस्तक को आप कैसे देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम लीडर हैं और मुसलमानों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। पहले ये हैदराबाद तक ही सीमित थे, लेकिन अब इनके अंदर जो है मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर के पूरे देश भर में एक्सपैंड करने का इन्होंने योजना बनाई है। उसी के तहत इन्होंने महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ी और अब बिहार में भी चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में उनको लड़ना था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो चुनाव नहीं लड़े। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में तो कोई भी आदमी पार्टी बना सकता है और चुनाव लड़ सकता है। रही बात बिहार की, तो बिहार में इसका असर मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो बहुत ही कम सीटों पे लड़ रहे हैं और एक सिलेक्टेड एरिया में लड़ रहे हैं जहां पे ऑलरेडी मुस्लिम बहुल इलाका है और हर पार्टी से अब तो 4-4 खाने हो गए। लेफ्ट पार्टी का एक गठबंधन है, फिर पप्पू यादव मुलायम सिंह यादव का एक गठबंधन है, फिर NDA गठबंधन है और फिर महागठबंधन है। और ये जिस इलाके से ओवैसी साहब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जहां से वो उम्मीदवार देने वाले हैं, वहाँ ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम उम्मीदवार ही देगी, क्योंकि वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। इसलिए ये कहना कि बहुत ज़्यादा उन्हें गेन होगा या सीटें निकाल पाएंगे,
ये थोड़ा मुश्किल लगता है। रही बात इम्पैक्ट की, तो वो चुनाव में ज़रूर इम्पैक्ट डालेंगे और कुछ सीटों पे बहुत ज़्यादा वोट लाने की पोजीशन में वो हैं। यहाँ सवाल उठता है कि पूरे बिहार में से सिर्फ सीमांचल के इलाके से ही क्यों ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। आइए देखते हैं इस पर डॉक्टर मनीष जी ने क्या कहा। चूंकि मैंने बताया कि ओवैसी साहब मुसलमानों के इश्यूज को लेकर के वो देश में राजनीति करना चाहते हैं और सीमांचल इस देश का वो इलाका है जहां वो तो मुस्लिम बहुल होने के साथ साथ ये भी समस्या है कि सीमांचल के मुसलमान देश के सबसे गरीब मुसलमानों में से हैं। अगर आप उस इलाके में जाएंगे तो आपको ये देख करके आपको विश्वास नहीं होगा कि एक तरफ केरल है, एक तरफ साउथ इंडिया है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, जो काफ़ी विकसित इलाका है। और अगर आप इस सीमांचल में अगर आप कभी जाने को आप मौका मिला आपको, तो ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसे जगह पे आ गए हैं कि जो समय से 100 साल 50 साल पीछे चल रहा है। तो वो एक तो मुस्लिम बहुल इलाका है और दूसरा वहाँ के मुसलमानों को बहुत सारी समस्याएं हैं। एजुकेशन की समस्या है, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी है। तो ये मसलों को उठाने के लिए ओवैसी साहब वहाँ उस चीज़ को चुने हैं। हाल ही में किशनगंज के एक रैली में ओवैसी ने सीमांचल के लिए आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल के गठन की मांग की। स्पेशल डेवलपमेंट क्या है और सीमांचल में ही इसकी मांग क्यों की जा रही है, इस पर हमने डॉक्टर मनीष जी से जाना। हिंदुस्तान में जो संविधान है वो इस बात के लिए सरकार को ये दायित्व देता है कि अगर कोई इलाका पिछड़ गया, कोई कम्युनिटी पिछड़ गई या कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कुछ स्पेशल सहायता देने की ज़रूरत है, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए। इसी के तहत बहुत सारे इलाके हैं इस देश के अंदर में आर्टिकल 371 के तहत जहाँ पे स्पेशल सरकार की तरफ से छूट मिली हुई है। बहुत तरह के इसमें छूट इसमें जो है शामिल है। एक तो आर्थिक सहायता के अलावा भी कानून में ढिलाई है, अलग कानून वहाँ पे लगने का है, बहुत सारी चीज़ें हैं 371 के अंदर, जिसके तहत अब 371 को इन्वोक करने का मतलब ये है होता है कि ओवैसी साहब के हिसाब से, जो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही भी है, कि सीमांचल का जो इलाका है वो तो एक तो मुस्लिम बहुल इलाका जैसे किशनगंज है, वहाँ पर 70% से ज़्यादा मुसलमान हैं। मैंने आप ये समझ लीजिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा, मैंने हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के अलावा तो वो किशनगंज है। वो पूरा सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पे एक तो मुसलमान है और जैसा मैंने बताया कि सबसे गरीब है। तो अगर कोई एक एरिया ऐसा अगर कोई नज़र आता है सरकार को जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये बाकी देश से बहुत पीछे चला गया है, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ के लड़कों बच्चे इनके पास जो है वो बाकी देश के साथ एक साथ बढ़ने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवसर नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई नेता ये बात कहता है कि जैसे अब ये आप समझ लीजिए कि बिहार पिछड़ रहा है, बिहार में विकास नहीं हुआ है, तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि भाई बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। वही हिसाब से और बिहार में भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत है सहायता की वो सीमांचल का इलाका है। तो मुझे लगता है कि डिमांड जायज़ है, लेकिन चुनाव का समय है, इन्होंने जो डिमांड जो किया है वो काफ़ी देर से किया है क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसलिए ये अपील माने अच्छी बात तो है, डिमांड भी सही है, लेकिन चूंकि चुनाव है तो इसे लोग पॉलिटिकल चश्मे से ही इसे देखेंगे। कहा जा रहा है कि लालू नीतीश की पार्टी के नाराज चल रहे मुस्लिम नेता आगे जाके ओवैसी का हाथ थाम सकते हैं। इस पर डॉक्टर मनीष जी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत में जो चुनाव में जो परंपरा चली आ रही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक को ज़्यादातर पार्टियां वो वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करती हैं, और जो नया जनरेशन जो पैदा हो रहा है जिसके पास इंटरनेट एक्सेस करने का जरिया है, जो
मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज़ करता है, फेसबुक चलाता है। अब उनको ये समझ में आने लगा है कि भाई पूरा देश कहाँ जा रहा है, उनकी कम्युनिटी कहाँ जा रही है। अब आप देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट में मालूम चला कि जो पोजीशन जो मुसलमानों की है इस देश में, वो दलितों से भी ख़राब है। तो ऐसे में ये कब तक चलता रहेगा? और यही सवाल ओवैसी साहब उठा रहे हैं। अगर आप इस देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और आपका 17% पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल पीछे चल रहा हो, तो विकास का कोई माने नहीं रहता। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरी जो ओवैसी साहब की जो रणनीति है, उससे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वैसे लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं, वैसे लोग जो अब तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मुस्लिम वोट्स को जो है वो ट्रांसफ़र करते रहे हैं, उनके अंदर भी जो है एक सवाल जगेगा। लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे कि भाई आपके कहने पे हमने तो फलां पार्टी को हमने वोट दिया था, लेकिन हमारा हुआ क्या, हमें क्या मिला। तो ये जो सवाल जो है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे ये सवाल, जैसे जैसे नए लोग वोटर्स बनने लगेंगे, जैसे जैसे एजुकेशन मिलता रहेगा, तो जो नेता हैं उनसे लोग डायरेक्टली सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि भाई आपके कहने पे तो हम अब तक ये करते आए, लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लग रहा है कि यही रीज़न होगा कि जिससे जो ओवैसी साहब हैं, आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनके साथ जाएं। चुनावों के दौर में चाहे दिल्ली के चुनाव हो, यूपी के चुनाव हो या बिहार के चुनाव हो, नेता लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हाल ही में जेडीयू ने भी ओवैसी पर भाजपा एजेंट होने का आरोप लगाया है। आइए देखते हैं इस पर मनीष जी ने क्या कहा। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है और इसको ओवैसी साहब ने बहुत ही कायदे से एक बहुत अच्छी दलील के साथ जो है उन्होंने इस आरोप को जो है खारिज किया है। वो खारिज इसलिए किया है कि अगर बिहार में तो सिर्फ नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के गठबंधन वर्सेस बीजेपी नहीं हो रहा, वहां तो लेफ्ट पार्टी का भी एक महागठबंधन बना है। इतिहास में पहली बार सारे लेफ्ट दल, 7 लेफ्ट पार्टीज, वो सारे इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो किसके एजेंट हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी पप्पू यादव के साथ मिलके और एनसीपी के साथ मिलके ये सब महागठबंधन के हिस्सा होने वाले थे, वो अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो किसके एजेंट हैं? देखिए, ये सब इन बातों का में कोई दम नहीं है। दम इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये चुनाव भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर के कोई भी चुनाव लड़ सके। और कोई बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है, अब लेफ्ट पार्टी तो किसी की एजेंट नहीं है। अगर जिस लॉजिक से अगर आप ओवैसी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, तो वही आरोप जो है मुलायम सिंह यादव पे भी लगना चाहिए, वही आरोप लेफ्ट पार्टीज पे भी लगना चाहिए। चुनाव का समय है, बेसिकली नीतीश कुमार की पार्टी और लालू यादव की पार्टी इसलिए ही वो लोग साथ में आए हैं कि ताकि उनको जो लोकसभा में जो एक्सपीरियंस मिला, उससे ये मालूम चला कि मुस्लिम वोटर्स के बट जाने की वजह से उनकी हार हो जाती है। ये उनका सोचना है और इसी वोट के बंटवारों को रोकने के लिए ये महागठबंधन बना है। ओवैसी कहते हैं कि बाकी पार्टियां मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर सत्ता पर काबिज होती है। इस पर डॉक्टर मनीष जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, ये बात ये अर्ध सत्य है। पहला चीज ये है कि एक तो बीजेपी का जो रिलेशन जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ रहा है अब तक, इतने सारे जो दंगे हुए हैं या बाबरी मस्जिद का हुआ है, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी का जो कम्युनिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट निल है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और मुस्लिम रहनुमा जो हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो पहल नहीं करती कि इस जो रिलेशन में जो कोल्डनेस आ गई है उसको ख़त्म किया जाए। तो होता ये है कि इसको लेकर के एक डिवाइड सा बन गया है और इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं जनरली
वो बीजेपी को वोट नहीं देते। और भारतीय जनता पार्टी भी जनरली ऐसा कोई काम नहीं करती जिसको ये कहा जा सके कि भाई मुसलमानों के लिए वो कुछ कर रही है। तो ये दोनों ही तरफ से जो है एक रस्साकसी का जो है मसला है। तो अब दूसरी बात यहाँ पे खड़ी होती है ये कि जो बाकी दूसरी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, उन्हें चुनाव जीतना भी है, उनको वोट भी चाहिए। तो ओवैसी साहब का ये जो ख्याल है ये उनका ख्याल है और इससे बहुत सारे लोग एग्री भी करते हैं। खास करके बहुत सारे मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, उनको भी ये लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मुसलमानों का जो वोट तो लेती हैं लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ करती नहीं, और मुसलमानों के पास उनके अलावा किसी और को वोट देने का ऑप्शन नहीं रहता। और इसलिए जो है ये चार्ज जो है ओवैसी साहब की तरफ से ये लगाया जा रहा है। ये बेसिकली आधी सच है और आधा जो है वो परिस्थिति भारत की राजनीति की ऐसी है कि जिसकी वजह से ये चल रहा है। ओवैसी पर आरोप है कि वो जहां भी जाते हैं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है। आइए देखते हैं इस पर डॉक्टर मनीष जी ने क्या कहा। देखिए, ओवैसी तो पहली बार नॉर्थ इंडिया में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ओवैसी के आने से पहले नॉर्थ इंडिया में वोटों का पोलराइजेशन नहीं हुआ? ऐसा कौन सा चुनाव है कि जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलीजुली माने सब लोग जो है अलग अलग पार्टियों को वोट दे रहे हो? सिर्फ रिलीजन ग्रुप ही क्यों, जाति को लेकर के भी पोलराइजेशन होता है। तो ये कहना कि ओवैसी की वजह से पोलराइजेशन हो रहा है या वोट पोलराइज हो जाता है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है। वो गलत इसलिए भी है कि हिंदुस्तान में खास करके नॉर्थ इंडिया में हर चुनाव में पोलराइज होने का अलग अलग कारण होता है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे, लेकिन पोलराइजेशन होता है। ये बात अलग है कि हम अगर चश्मा पहन लें और हमें सब कुछ उसी रंग का दिखाई दे तो वो बात अलग है। दिल्ली में भी पोलराइजेशन हुआ। दिल्ली में क्या वोटिंग के दौरान पोलराइजेशन नहीं हुई थी? पोलराइजेशन हुआ, लेकिन पोलराइजेशन तो सिर्फ, और अब इसको हम नकार दें तो वो बात अलग है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि दिल्ली में भी पोलराइजेशन हुआ। दिल्ली में कोई ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। बिहार में ओवैसी की दस्तक से बिहार चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो फिलहाल आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। इस कार्यक्रम से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें www.चौथीदुनिया.com पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे बिहार चुनाव से संबंधित सटीक मुद्दे। तब तक के लिए मुझे यानी कविता को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर। मैं हूं कविता राणा और आप देख रहे हैं बिहार का चुनावी दंगल। कहते हैं जिस तरह से दिल्ली की कुर्सी का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक उसी तरह बिहार की सत्ता का रास्ता कोसी और सीमांचल से होकर गुजरता है। जी हाँ, बिहार की चुनावी रेस में इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी खड़े हैं। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार बिहार चुनाव में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जी हाँ, बिहार में ओवैसी की दस्तक से बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस विषय पर हमने डॉक्टर मनीष जी से बात की। उन्होंने इस पे क्या कहा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए देखते हैं इस पर ये एक रिपोर्ट। मैं हिंदुस्तान के 15 करोड़ गैर मुसलमानों की एक बेबाक आवाज बनकर तुमसे कह रहा हूं कि हम तुम्हारे जैसे जोकरों से डरने वाले नहीं हैं। एक शख्स जो तीखे बोल और विवादित भाषणों से हमेशा सुर्खियों में छाया रहता है, एक ऐसा मुस्लिम नेता जो आज
मुसलमानों की युवा पीढ़ी में लोकप्रिय होकर उभर रहा है। उनके समर्थक उन्हें नकीब ए इल्लत अर्थात समुदाय का नेता कहकर बुलाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी 1994 और 1999 में विधायक चुने गए और 2004 से ही हैदराबाद के सांसद हैं। इतना ही नहीं, 2014 में उन्हें 15वीं लोकसभा में अपने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हैदराबाद की पहचान रहे ओवैसी तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। इस बार MIM के 1 करोड़ से भी अधिक की आबादी वाले सीमांचल में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में MIM कैसा प्रदर्शन करेगी, इसके बारे में अभी से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिहार की राजनीति में MIM की दस्तक ने फिलहाल हड़कंप मचा रखा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 16-17% है। राज्य की 243 सीटों में से 60 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 18 से 74% है। 4 सीटों पर 10 से 17% मुस्लिम वोटर हैं। 2010 के चुनाव में सीमांचल में भाजपा 25 सीटों में से 13 पर विजयी रही थी। हालांकि उसकी जीत में JDU की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही थी, लेकिन ओवैसी के बिहार में दस्तक से लालू और नीतीश ही नहीं, भाजपा की नींद भी उड़ी हुई है। अब तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। हमने डॉक्टर मनी जी से पूछा कि बिहार में ओवैसी की दस्तक को आप कैसे देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम लीडर हैं और मुसलमानों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। पहले ये हैदराबाद तक ही सीमित थे, लेकिन अब इनके अंदर जो है मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर के पूरे देश भर में एक्सपैंड करने का इन्होंने योजना बनाई है। उसी के तहत इन्होंने महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ी और अब बिहार में भी चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में उनको लड़ना था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो चुनाव नहीं लड़े। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में तो कोई भी आदमी पार्टी बना सकता है और चुनाव लड़ सकता है। रही बात बिहार की, तो बिहार में इसका असर मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो बहुत ही कम सीटों पे लड़ रहे हैं और एक सिलेक्टेड एरिया में लड़ रहे हैं जहां पे ऑलरेडी मुस्लिम बहुल इलाका है और हर पार्टी से अब तो 4-4 खाने हो गए। लेफ्ट पार्टी का एक गठबंधन है, फिर पप्पू यादव मुलायम सिंह यादव का एक गठबंधन है, फिर NDA गठबंधन है और फिर महागठबंधन है। और ये जिस इलाके से ओवैसी साहब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जहाँ से वो उम्मीदवार देने वाले हैं, वहाँ ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम उम्मीदवार ही देगी, क्योंकि वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। इसलिए ये कहना कि बहुत ज़्यादा उन्हें गेन होगा या सीटें निकाल पाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। रही बात इम्पैक्ट की, तो वो चुनाव में ज़रूर इम्पैक्ट डालेंगे और कुछ सीटों पे बहुत ज़्यादा वोट लाने की पोजीशन में वो हैं। यहाँ सवाल उठता है कि पूरे बिहार में से सिर्फ सीमांचल के इलाके से ही क्यों ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। आइए देखते हैं इस पर डॉक्टर मनीषी ने क्या कहा। चूंकि मैंने बताया कि ओवैसी साहब मुसलमानों के इश्यूज को लेकर के वो देश में राजनीति करना चाहते हैं और सीमांचल इस देश का वो इलाका है जहां वो तो मुस्लिम बहुल होने के साथ साथ ये भी समस्या है कि सीमांचल के मुसलमान देश के सबसे गरीब मुसलमानों में से हैं। अगर आप उस इलाके में जाएंगे तो आपको ये देख करके आपको विश्वास नहीं होगा कि एक तरफ केरल है, एक तरफ साउथ इंडिया है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, जो काफ़ी विकसित इलाका है। और अगर आप इस सीमांचल में अगर आप कभी जाने को आप मौका मिला आपको, तो ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसे जगह पे आ गए हैं कि जो समय से 100 साल 50 साल पीछे चल रहा है। तो वो एक तो मुस्लिम बहुल इलाका है और दूसरा
वहाँ के मुसलमानों को बहुत सारी समस्याएं हैं। एजुकेशन की समस्या है, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी है। तो ये मसलों को उठाने के लिए ओवैसी साहब वहाँ उस चीज़ को चुने हैं। हाल ही में किशनगंज के एक रैली में ओवैसी ने सीमांचल के लिए आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल के गठन की मांग की। स्पेशल डेवलपमेंट क्या है और सीमांचल में ही इसकी मांग क्यों की जा रही है, इस पर हमने डॉक्टर मनीष जी से जाना। हिंदुस्तान में जो संविधान है वो इस बात के लिए सरकार को ये दायित्व देता है कि अगर कोई इलाका पिछड़ गया, कोई कम्युनिटी पिछड़ गई, या कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कुछ स्पेशल सहायता देने की ज़रूरत है, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए। इसी के तहत बहुत सारे इलाके हैं इस देश के अंदर में आर्टिकल 371 के तहत जहाँ पे स्पेशल सरकार की तरफ से छूट मिली हुई है। बहुत तरह के इसमें छूट इसमें जो है शामिल है। एक तो आर्थिक सहायता के अलावा भी कानून में ढिलाई है, अलग कानून वहाँ पे लगने का है, बहुत सारी चीज़ें हैं 371 के अंदर, जिसके तहत अब 371 को इन्वोक करने का मतलब ये है होता है कि ओवैसी साहब के हिसाब से, जो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही भी है, कि सीमांचल का जो इलाका है वो तो एक तो मुस्लिम बहुल इलाका जैसे किशनगंज है, वहाँ पर 70% से ज़्यादा मुसलमान हैं। मैंने आप ये समझ लीजिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा, मैंने हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के अलावा तो वो किशनगंज है। वो पूरा सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पे एक तो मुसलमान है, और जैसा मैंने बताया कि सबसे गरीब है। तो अगर कोई एक एरिया ऐसा अगर कोई नज़र आता है सरकार को जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये बाकी देश से बहुत पीछे चला गया है, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ के लड़कों बच्चे इनके पास जो है वो बाकी देश के साथ एक साथ बढ़ने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवसर नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई नेता ये बात कहता है कि जैसे अब ये आप समझ लीजिए कि बिहार पिछड़ रहा है, बिहार में विकास नहीं हुआ है, तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि भाई बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। वही हिसाब से और बिहार में भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत है सहायता की वो सीमांचल का इलाका है। तो मुझे लगता है कि डिमांड जायज़ है, लेकिन चुनाव का समय है, इन्होंने जो डिमांड जो किया है वो काफ़ी देर से किया है क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसलिए ये अपील माने अच्छी बात तो है, डिमांड भी सही है, लेकिन चूंकि चुनाव है तो इसे लोग पॉलिटिकल चश्मे से ही इसे देखेंगे। कहा जा रहा है कि लालू नीतीश की पार्टी के नाराज चल रहे मुस्लिम नेता आगे जाके ओवैसी का हाथ थाम सकते हैं। इस पर डॉक्टर मनीष जी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत में जो चुनाव में जो परंपरा चली आ रही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक को ज़्यादातर पार्टियां वो वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करती हैं, और जो नया जनरेशन जो पैदा हो रहा है जिसके पास इंटरनेट एक्सेस करने का जरिया है, जो मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज़ करता है, फेसबुक चलाता है, अब उनको ये समझ में आने लगा है कि भाई पूरा देश कहाँ जा रहा है, उनकी कम्युनिटी कहाँ जा रही है। अब आप देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट में मालूम चला कि जो पोजीशन जो मुसलमानों की है इस देश में वो दलितों से भी ख़राब है। तो ऐसे में ये कब तक चलता रहेगा, और यही सवाल ओवैसी साहब उठा रहे हैं। अगर आप इस देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और आपका 17% पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल पीछे चल रहा हो, तो विकास का कोई माने नहीं रहता। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरी जो ओवैसी साहब की जो रणनीति है उससे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वैसे लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं, वैसे लोग जो अब तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मुस्लिम वोट्स को जो है वो ट्रांसफ़र करते रहे हैं, उनके अंदर भी जो है एक सवाल जगेगा। लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे कि भाई आपके कहने पे हमने तो फलां पार्टी को हमने वोट दिया था, लेकिन हमारा हुआ क्या, हमें क्या मिला। तो ये जो सवाल जो है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये सवाल, जैसे जैसे नए लोग वोटर्स बनने लगेंगे,
जैसे जैसे एजुकेशन मिलता रहेगा तो जो नेता हैं उनसे लोग डायरेक्टली सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि भाई आपके कहने पे तो हम अब तक ये करते आए लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लग रहा है कि यही रीज़न होगा कि जिससे जो ओवैसी साहब हैं आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनके साथ जाएं। चुनावों के दौर में चाहे दिल्ली के चुनाव हो, यूपी के चुनाव हो या बिहार के चुनाव हो, नेता लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हाल ही में जेडीयू ने भी ओवैसी पर भाजपा एजेंट होने का आरोप लगाया है। आइए देखते हैं इस पर मनीष जी ने क्या कहा। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है और इसको ओवैसी साहब ने बहुत ही कायदे से एक बहुत अच्छी दलील के साथ जो है उन्होंने इस आरोप को जो है खारिज किया है। वो खारिज इसलिए किया है कि अगर बिहार में तो सिर्फ नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के गठबंधन वर्सेस बीजेपी नहीं हो रहा, वहां तो लेफ्ट पार्टी का भी एक महागठबंधन बना है। इतिहास में पहली बार सारे लेफ्ट दल, 7 लेफ्ट पार्टीज, वो सारे इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो किसके एजेंट हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी पप्पू यादव के साथ मिलके और एनसीपी के साथ मिलके ये सब महागठबंधन के हिस्सा होने वाले थे, वो अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो किसके एजेंट हैं? देखिए, ये सब इन बातों का में कोई दम नहीं है। दम इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये चुनाव भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर के कोई भी चुनाव लड़ सके। और कोई बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है, अब लेफ्ट पार्टी तो किसी की एजेंट नहीं है। अगर जिस लॉजिक से अगर आप ओवैसी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं तो वही आरोप जो है मुलायम सिंह यादव पे भी लगना चाहिए, वही आरोप लेफ्ट पार्टीज पे भी लगना चाहिए। चुनाव का समय है, बेसिकली नीतीश कुमार की पार्टी और लालू यादव की पार्टी इसलिए ही वो लोग साथ में आए हैं कि ताकि उनको जो लोकसभा में जो एक्सपीरियंस मिला उससे ये मालूम चला कि मुस्लिम वोटर्स के बट जाने की वजह से उनकी हार हो जाती है। ये उनका सोचना है और इसी वोट के बंटवारों को रोकने के लिए ये महागठबंधन बना है। ओवैसी कहते हैं कि बाकी पार्टियां मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर सत्ता पर काबिज होती है। इस पर डॉक्टर मनीष जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, ये बात ये अर्ध सत्य है। पहला चीज ये है कि एक तो बीजेपी का जो रिलेशन जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ रहा है अब तक, इतने सारे जो दंगे हुए हैं या बाबरी मस्जिद का हुआ है, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी का जो कम्युनिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट निल है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और मुस्लिम रहनुमा जो हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो पहल नहीं करती कि इस जो रिलेशन में जो कोल्डनेस आ गई है उसको खत्म किया जाए। तो होता ये है कि इसको लेकर के एक डिवाइड सा बन गया है और इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं जनरली वो बीजेपी को वोट नहीं देते और भारतीय जनता पार्टी भी जनरली ऐसा कोई काम नहीं करती जिसको ये कहा जा सके कि भाई मुसलमानों के लिए वो कुछ कर रही है। तो ये दोनों ही तरफ से जो है एक रस्साकसी का जो है मसला है। तो अब दूसरी बात यहाँ पे खड़ी होती है ये कि जो बाकी दूसरी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, उन्हें चुनाव जीतना भी है, उनको वोट भी चाहिए। तो ओवैसी साहब का ये जो ख्याल है ये उनका ख्याल है और इससे बहुत सारे लोग एग्री भी करते हैं। खास करके बहुत सारे मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, उनको भी ये लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मुसलमानों का जो वोट तो लेती हैं लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ करती नहीं और मुसलमानों के पास उनके अलावा किसी और को वोट देने का ऑप्शन नहीं रहता और इसलिए जो है ये चार